दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद, जनता का सत्ता के साथ। आज हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं प्राचार्य एमएल गर्ग, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर। पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आप हमसे बात करने को तैयार हुए। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने कैसे जीवन के संघर्षों को जीतकर खुद को नया आयाम दिया। इसी क्रम में मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस बारे में हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जन्म आगरा उत्तर प्रदेश जिले में जगनेर एक गांव है, उस गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा के बारे में, चूँकि मेरा जन्म 1965 में हुआ था, तो उस समय इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था एजुकेशन का, ना कन्वेंस था कोई विद्यालय जाने का, बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन गांव का वातावरण था। गांव के वातावरण में ही मेरे पिताजी ने मुझे घर पे ही शिक्षा दीक्षा दी, कक्षा 5 तक। कक्षा 6 में सीधा उन्होंने मेरा प्रवेश कराया और उस प्रवेश को लेकर के मैंने निरंतर अपनी नियमित छात्र के रूप में अपनी शिक्षा को कायम रखा। और मैंने जगदेर से कक्षा 12वीं पास करने के बाद आगरा में, प्रॉपर आगरा में आकर के छात्रावास में रह करके और आगरा कॉलेज आगरा में एडमिशन लेकर के अपनी शिक्षा पूरी की। दिव्यांग के रूप में यहाँ जीवन आज भी अशिक्षा के कारण अभिशाप लगता है। वहाँ आपने अपने जीवन में नए नए कीर्तिमानों को कैसे स्थापित किया? देखिए, इसके लिए बेहतर मैंने अपने जीवन में, चूंकि मेरे पिताजी का जो पृष्ठभूमि थी जी, वो संघ विचारधारा के व्यक्ति थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। शुरू से ही वो पूर्णकालिक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, तो उनका संस्कार था हमने। तो हमने कभी इस बारे में अपने पूरे जीवन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि हम विकलांग हैं। पहली बात, हमारे जो इष्ट मित्र थे, जो साथी पढ़ते थे, उन्होंने कभी किसी भी स्तर पे कैसे भी कार्य की आवश्यकता होती थी पूरा सहयोग किया। हमारे गुरुजन थे, उन्होंने सहयोग किया। ना ही हमें कभी किसी ने ऐसा महसूस होने दिया। अगर हमें महसूस होने देते तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती और शायद हम इतना ऊंचा नहीं बढ़ पाते। तो हमने निरंतर अपना प्रयास करके, और इसको शायद मेरे जीवन में तो मैंने अपने ख्याल में कभी सोचा ही नहीं है कि आज भी आप देख रहे हैं, आपके शहर में सेवा कर रहे हैं, कभी भी ये दिमाग में नहीं आया कि मैं किसी कार्य को करने में असमर्थ रहूंगा। और मेरा तो ये सिद्धांत रहा है जीवन का हमेशा कि व्यक्ति को वह कार्य करने में ज्यादा खुशी होनी चाहिए जिसके लिए सभी लोग ये कहते हैं कि यह कार्य आप नहीं कर सकते। तो उस कार्य को चैलेंज के साथ स्वीकार करना चाहिए चैलेंज। आपका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? क्या यह संयोग था या यह आपका लक्ष्य था? लक्ष्य मेरा विद्यार्थी जीवन से प्रशासनिक सेवाओं के लिए रहा था, क्योंकि अपना विद्यार्थी जीवन ठीक रहा, मेधावी छात्र के रूप में रहे। लेकिन उस समय, जिस समय मैं स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, उस समय प्रशासनिक पदों के लिए दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित नहीं रहता था। और एक बहुत बड़ी समस्या आती थी कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद शायद ये मन में कंसेप्ट रहता था कि कहीं साक्षात्कार के समय पर वो हमसे ये ना कह दें चले जाओ। लेकिन आज वर्तमान में मैं इस बात से खुश हूँ कि आज हर पद के लिए, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण पद हो, हर पद के लिए दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन है और इनको इंटरव्यू उनको वरीयता दी जाती है और उनको चयनित किया जाता है। तो मैंने पहले प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी की और तैयारी करने के साथ साथ मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रारंभिक परीक्षा और मेरी परीक्षा में चयन भी हुआ था। लेकिन साक्षात्कार में नहीं हो पाया मेरा। बैंक के टेस्ट में भी दिए थे मैंने, बैंक क्लरिकल में मेरा एसबीआई में हुआ था, लेकिन मेरा ख्वाब ये था कि मैं अच्छे पद पे जाऊं, तो नहीं हुआ। फिर मैंने मध्य प्रदेश शासन से, जिसमें मूल निवासी का कोई प्रतिबंध नहीं था और ये जगह निकली थी, ऐसी भी लिखित परीक्षा थी, मैंने इस परीक्षा में परीक्षा दी और लिखित परीक्षा, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी रैंक प्राप्त करके मैं सर्वप्रथम 28 जनवरी 1989 को शासकीय कन्या उमावी श्योपुर में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में उपस्थित हुआ। जी, आज का नवयुवक शिक्षण और शिक्षण कार्य से भागता है, फिर आपको इसमें आनंद कैसे आया? आज का नवयुवक है ना, देखिए,
टीचिंग मेथड शुड बी अट्रैक्टिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द टीचर। यदि उस टीचर का टीचिंग मेथड बहुत आकर्षक है तो मैं नहीं मानता 1-2% स्टूडेंट ऐसे अपने दिमाग को बॉदरेशन फील करके निकल जाएंगे, बाकी सबको मजा आएगा। एक सीधा सा उदाहरण है, यदि कोई बाजीगर बहुत अच्छा खेल दिखा रहा है तो जगह जगह से भीड़ एकत्रित होकर उसे देखती है। तो आज का जो शिक्षण में जो माहौल देख रहे हैं इसमें थोड़ा वेस्टर्न कल्चर हावी है, मैं मानता हूँ इसको। जितना मोबाइल टीवी जो अपने लिए उपयोगी है उसके दुरुपयोग भी है, उससे भी आज। और दूसरी बात यह है कि आज बच्चों को बहुत सारी चीजें नेट वेट के माध्यम से मिल जाती हैं, तो वो शिक्षा में, और दूसरा शिक्षक भी इसके लिए दोषी है और एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए दोषी है। मुझे कहने में दिक्कत नहीं आएगी, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है। देखो, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, जो सब सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं मानता कि शिक्षा से लोग भग रहे हैं। आज भी IITian निकल रहे हैं, आज भी एम्स में बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ के विदेश जा रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन बहुतायत में अपन को ऐसा देखने में मिलता है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके लिए क्लासरूम भी दोषी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही अकेले दोषी हैं, शिक्षक का पैटर्न भी बदला हुआ है। आज समाज में देखिए आप, समाज सोशल वैल्यू भी शिक्षक की देखिए, क्योंकि उसके जॉब से उसकी वैल्यू थी, जब उसका जॉब ठीक नहीं रहा तो उसकी वैल्यू भी नहीं है आज के युग में। तो इसको बढ़ावा देने के लिए देखिए, वैसे भी देखें आप, अपन पब्लिक सेक्टर पे भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं आपने देखा ना, सरकार को किसी भी काम की आवश्यकता पड़ती है शिक्षक की ड्यूटी लगा देते हैं, चाहे वो विद्यालय उनका खराब हो रहा हो। बाकी हम जब पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे, शिक्षक के पास केवल शिक्षण कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं होता था। अपना कार्य किया, अपने घर आए। तो टीचिंग हमेशा शांत प्रिय जॉब है, पीसफुल माइंड से की जाती है। इसमें बाहरी टेंशन न हो तो बहुत बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। और फिर आज सोसाइटी का फर्क तो फिर इस पर दुष्प्रभावित हो ही रहा है भाई जी। हो रहा 1947 से लेकर आज तक हमारे शिक्षा के स्तर में क्या परिवर्तन आया, क्या यह परिवर्तन पर्याप्त है? शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब हम पढ़ते थे, आज भी हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों से या जो भाइयों के बच्चे हैं परिवार के, उनकी किताबें देखते हैं तो हम देख करके कहते हैं आज भी बेटा वही किताब चल रही है, वहां पर वही सिलेबस है, वही किताबें हैं और हम जो पढ़े थे। लेकिन आज के बच्चों को हम देखते हैं, सिस्टम जो बना है, परसेंटेज इसमें बहुत हाई फाई दिखेगा आपको। किसी भी बच्चे से बात करते हैं, मेरा 99.9 आया है। मेरा खुद का कक्षा 10 में मैंने केंद्र टॉप किया था, 61% नंबर आए थे। तो उस परसेंटेज तो बढ़ गया है। लगता है कि बच्चा, हमारा पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, लेकिन मैं इसको झूठी दिलासा समझता हूँ। हर एक बच्चा आगे कहेगा 99% आया, ये आया, मैं तो नहीं मानता। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेसिकली प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। कभी पेपर पैटर्न बदल जाता है, कभी OT आएंगे, कभी ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, तरह तरह के पैटर्न बदलने से मैं नहीं मानता कि इससे बहुत ज्यादा अपन को फायदे होने वाले हैं। मतलब कोर्स अच्छा हो, सिलेबस अच्छा हो। सबसे पहले हर विद्यालय में, चाहे वो शासकीय हो, उसमें विषय मान से शिक्षकों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। हर विषय का शिक्षक वहां मौजूद हो। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बहुत दिया, स्कूल बनवा दिए, पैसा दिया, लेकिन विषय के शिक्षक नहीं है। एक अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि अतिथि रख लो, तो अतिथि एक मजबूरी होती है रखने की। जो स्थानीय लेवल पे जितने योग्य मिलते हैं उनको हम रख लेते हैं। लेकिन तो इस शिक्षा के क्षेत्र में 1947 से आज तक बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी से, आपकी 1986 में पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी, अभी एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी अभी बनाई है, इसमें मुझे लगता है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो काफी इसमें सुधार है। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चों की रुचि होती है, पिताजी ने कहा बच्चे से कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बायोलॉजी ले लेगा वो बच्चा। उसकी, अब आप उनके मित्र हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको लगता है यार भाई साहब आपको अखबार, हुमायूं और देश की बड़ी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है, मेरा तो इतना अच्छा नहीं है। मतलब उसकी रुचि है हिस्ट्री पढ़ने की, लेकिन उसको डॉक्टर बनना है। तो ये सब चीजें इसमें खत्म कर दी गई है। फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स के साथ में आप इतिहास भी ले सकते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप मैथ्स ले सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी न्यू अभी बनने इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, ये पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें शुरुआती दौर से, प्रारंभिक दौर से ही बच्चे को उसी दिशा में भेजेंगे। जैसे CA का, तो CA वो कक्षा 8 से ही पढ़ने लगेगा, CA का कंसेप्ट है ना। तो यूं तो समय समय पर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और सुधार भी दिख रहे हैं। आज घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, हाई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को देखिए आप, पहले हमें, आज के बच्चे फटाफट कैलकुलेटर, हमने तो सब ये अपने हाथ से करना सीखा था, तो उसका वैसा फायदा भी है, ऐसा नहीं है। आज बच्चे से आप कैलकुलेटर से करवाते हैं, वो जल्दी सॉल्व कर देगा कैलकुलेशन को। लेकिन आप कहीं हिसाब किताब करने पुराने लोगों के साथ बैठोगे तो वो कहेंगे तो भाई कैसा पढ़ा लिखा है। तो व्यवहारिक ज्ञान तो उनका नगण्य स्तर पर रहता है।
महिला शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा को बाकी में बढ़ावा देना चाहिए। और चूंकि मैं तो महिला विद्यालय में ही हूँ, तो मुझे ये लगता है क्योंकि एक महिला पढ़ती है तो बहुत सारा जीवन कई स्टेप सुधरता है। महिला पढ़ने का घर, उसका घर पढ़ा, परिवार पढ़ा, उसके बच्चे पढ़े। एक माँ अशिक्षित है तो निश्चित ही उनके बच्चों में असर आएगा इसका। वो वेल क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं। देखो, पापा बिजी रहेंगे कहीं ना कहीं, जब बच्चा बैग डालेगा, होमवर्क की बात करेगा तो माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी मजबूरी होगी। तो महिलाओं की शिक्षा पे तो बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट दे भी रही है हर तरह से नौकरियों में, इसमें और आज अपन को दिख भी रहा है। पुराने जमाने में महिलाएं चार दीवारी से घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज आर्मी, मिलिट्री सब में, एयरफोर्स सब में पायलट तक महिलाएं। तो महिला शिक्षा को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए और मिल रहा है, उसके रिजल्ट अपन को दिख भी रहे हैं। कोरोना काल में शिक्षा संबंधी समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? कोरोना काल में विकल्प ढूंढा सरकार ने शिक्षा देने का, लेकिन शिक्षा, वास्तविक शिक्षा जब तक फेस रीडिंग स्टूडेंट और टीचर की नहीं होगी तब तक वास्तविक शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती है। वो दैट वाज ओनली अल्टरनेट, विकल्प था। मैंने ऑनलाइन चालू कर दिया, आप घर पे बैठ लीजिए। ना तो इतनी देर तक बच्चा घर पे बैठ सकता है, ना पेरेंट्स बैठा सकते हैं। एक हाई लेवल और एक उच्च लेवल पे तो ये संभव है। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल, तो बच्चे समझदार होते हैं, वो तो ऑनलाइन क्लास को पढ़ते हैं। बट अभी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और थर्ड, ये बच्चे क्लासरूम में ही नहीं बैठ पाते, तो वहां सिस्टमेटिक बैठ के ग्रहण करें, ये नामुमकिन है। और शिक्षा ग्रहण होती है आंखों में आंख डाल करके, इंडिविजुअल अटेंशन करके नहीं हो पाती है। तो वो एक विकल्प था ताकि हमारे बच्चे जुड़े रहें और शिक्षा से दूर न चले जाएं। उनको ऐसा लगे कि हमने कुछ तो पढ़ा ही है भाई। नहीं तो 2 साल तक कुछ नहीं करते ना, कोरोना पीरियड में, तो उनको लगता है कि हम तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो एक विकल्प तो मान सकता हूं, लेकिन अपन ये कहें कि उससे फुली सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा तो संभव नहीं। क्या कारण है श्योपुर के विद्यार्थी आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है ये, मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी से। श्योपुर, जब मैं 89 में आया था तो मैं यहाँ अंग्रेजी की व्याख्याता के रूप में आया, तो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए आया करते थे। तो मैं उनको देखता था कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन पे अंग्रेजी के बारे में कोई कुछ नहीं आता है। तो मैंने यहाँ, जो मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, ये है कि यहाँ की बुनियाद कमजोर है, बेस यहाँ का कमजोर है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस मांगता है। कक्षा 1 से लेके 10 तक की एजुकेशन अगर आपकी कंसेप्ट वाइज क्लियर है तो मैं बता रहा हूँ आपको आईएएस बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 11वीं में जब आप, वैसे एक उदाहरण दे लीजिए, जब नींव कच्ची है, इमारत कितनी बना लो वो पक्की रह नहीं सकती है। तो यहाँ के बच्चों का बेस कमजोर है और बेस कमजोर होने का कारण है कि एजुकेशन या तो रिमोट एरियाज मान लो, बाकी बेस तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। मैं यहाँ खुद कहता हूँ, यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि एमए और एमएससी पास बच्चे जब हमारे पढ़ने आते तो उनको शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता। यदि कभी आपको प्रशासनिक पद जैसे जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए चयनित किया जाता है तब आपकी भूमिका कैसी रहेगी? हमें इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे मेरे कार्य के साथ साथ, यानी कि प्राचार्य शासकीय कन्या उमावी के कार्य के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी मिल चुका है पहले और जिला शिक्षा अधिकारी मिला है। मुझे कोई अटपटा नहीं लगता, मेरे साथ मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए, इन पदों के लिए बहुत इंटेलिजेंसी के साथ साथ अनुभव की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षकों की समस्याओं का निवारण करना, उनकी स्कूलों को देखना, तो जो आदमी को 32-33 साल का एक अच्छा सा अनुभव होता है, तो मैं शिक्षक की, विद्यार्थियों की, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को भली बात समझ सकता हूँ, उनको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। इन पदों पे रह करके बस यही दायित्व होते हैं कि गंभीरता के साथ आप, शिक्षक हमसे मिलने आएगा तो उसको कैसे पेश आएंगे, पब्लिक मैन कैसे आएगा कैसे पेश आएंगे, और स्टूडेंट आता है तो कैसे पेश आएंगे। चूंकि मैं इस सेक्टर से निकला हुआ हूँ तो मेरे को आदमी मेरे चैम्बर में घुसता है, उससे पहले पता चल जाती है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और मुझे इसको क्या जवाब देना है। तो मैं बखूबी इन दायित्वों को निर्वहन कर सकता हूँ और मैंने पूर्व में किए भी हैं। मुझे 1% भी कहीं कोई किंचित मात्र दिक्कत नहीं आती है। मैं इन दायित्वों को पूर्ण करने में अपनी इस दिव्यांगता को कभी आड़े नहीं आने देता। जैसा कि मुझे शासन ने लोकसभा चुनाव कराने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना करके बड़ौदा भेजा। उन्होंने मुझसे कहा, एसडीएम साहब ने, कि अगर साहब यार, हम पहले हमें पता नहीं था, हम लोकल लगा देते, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, अब चेंज नहीं हो सकती सर आपकी, मैं बड़ौदा चुनाव करा के आया। मुझे शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2016 में, जहाँ 1700 बच्चों की परीक्षा होनी थी, वहां का केंद्राध्यक्ष बनाया गया।
जबकि आपको मालूम है कि वहाँ का रास्ता इतना दुर्गम था कि शायद मेरा स्कूटर पहुँचने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको चैलेंज स्वीकार किया। तो मैंने अपनी लाइफ में जब इतनी बड़ी समस्या को एक साइड में रख करके इतनी ऊंचाइयों को छू लिया, तो ये पद तो सब मेरे लिए बहुत छोटे हैं। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इन पदों का इनके कर्तव्य का निर्वहन करने। आप उन सभी दिव्यांगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मानसिक विकलांगता के कारण खुद को असहज महसूस करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं जी, उनके साथ सबसे पहला ये है कि उनके साथ सोसाइटी का, उनके पेरेंट्स का, उनकी फैमिली का हमेशा सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए अगर उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे किसी का बच्चा विकलांग है, गांव में रहते हैं, कई औरतें मिलने आती हैं घर पे उसकी माँ से, तो वो बैठता है। देखो, बच्चा बचपन से ही कीन ऑब्जर्वेशन करता है। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि बच्चा बेटा कुछ नहीं सीख रहा है, सुन नहीं रहा है, वो सब स्टोर करता है। तो कई महिलाएं आती है, बेचारे का पैर खराब हो गए, इसकी जिंदगी खराब हो गई, ये सब बातें उसके सामने नहीं करनी चाहिए। सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो, पॉजिटिव मानसिकता बना के चलना चाहिए। यू कैन डू, सब कार्य को तुम कर सकते हो, ऐसा उनको मतलब स्वावलंबी बनाने की दिशा में उसको अग्रसर करना चाहिए। होता क्या है कि क्यों वो अब ऐसा महसूस करते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं, पेरेंट्स वृंदावन घूमने जा रहे हैं, अरे तू कैसे जा पाएगा, इसको घर छोड़ दो, ये नहीं कहना चाहिए। उसके अंदर ये भावनाएं 2, 4, 5 साल तक अंदर रहेंगी, तो वो सोचेगा मैं किसी लायक नहीं हूँ। इसलिए वो सोचता है, अरे अब मुझको देखो ना, मैं स्कूटर से आता हूँ, मैं कई लोगों को खिसकते देखता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए आप। तो इसका सीधा सीधा कारण है। इसके लिए मैं मानता हूँ माता पिता, पारिवारिक रिलेटिव्स, उसके सोसाइटी उसकी है, बाकी उसको करना चाहिए। मेरे कारण मैं क्यों आगे बढ़ा, मेरे पिताजी बहुत समझदार आरएसएस के थे। उन्होंने मुझसे, मेरी माँ रोती थी तो मेरे पिताजी मुझे समझाते थे कि भाई तुम ये गांव छोड़ के बाहर जाओ पढ़ने, माँ की बातों में मत आओ, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। मैं माँ से झूठ बोल दूंगा कि मुन्ना वहां गया है, आगरा 2 दिन के लिए गया, लेकिन तुम इनसे चुप करके जाओ और अपना हमसे दूर रहो। तुम अपना काम अपने आप करोगे तो जीवन में शायद कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार साथ देता है, आगे बढ़ जाओ। आज देखने को मिल रहा है, बताइए, हम आगरा से इतनी दूर से, और इतनी मतलब उस समय तो ऊपर काफी रिपोर्ट एरियाज था, वो यहाँ हमारा चयन हुआ तो हमने कितना सोचा होगा, हमने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन फिर भी हम आए, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा शुरू से, तो मुझे डर नहीं लगता था, स्वावलंबी था, और मैं यहाँ कोई नहीं था हमारा। 300 किलोमीटर दूर, 300 तो मुरैना वहां से और ज्यादा ही बैठेगा। मैंने अपने पिताजी से कहा मैं जाता हूँ नौकरी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक छोटा सा नौकर लेकर के वहां से, और मैंने यहाँ अपना कोई जान पहचान का नहीं था, नोटिस सिंगल में कोई जान पहचान का नहीं था, और मैंने यहाँ आकर के की। इस स्थिति में तो बताइए कितना टॉप कॉन्फिडेंस होगा जी। और उसका कारण यही था हमारे पिताजी, उन्होंने हमें स्वावलंबी बनाया। हॉस्टल में हमारे पिताजी आरएसएस की बैठकों में आते थे आगरा, हमारे हॉस्टल के सामने एमजी रोड से निकल जाते थे, लेकिन हमसे मिल नहीं आते 2-3 महीने तक। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा, वो ये सोचते थे इस बात को कि ज्यादा मिलना, ज्यादा मुलाकात करना, ज्यादा वो करना, इसको भावुक करना, ये सब चीजें इसकी प्रोग्रेस में रोड़ा बनेगी। तो विकलांगों को ये सोच, विकलांगों आज उस जमाने में, आज तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, आज तो हर चीज है विकलांगों के लिए, कहीं कोई देखे गवर्नमेंट ने भी ये फैसिलिटी है, तब तो कुछ भी नहीं था। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और भाई मुझसे कुछ बने तो मैं तो ये चाहता हूँ विकलांगों के लिए इस आपके चैनल के माध्यम से कि उनको कभी भी ये विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हर एक के सामने कंपटीशन से खड़े हो जाओ कि मैं हर काम कर सकता हूँ, मेरा स्कूटर मेरे साथ है, मेरे पैर है, मैं वो तो क्या नहीं कर सकता। आप पहले तो स्कूटर भी नहीं थे, आज क्या नहीं कर सकते, व्हील चेयर है, सब जगह जा सकते हैं। तो ये विकलांगों के लिए समय समय पर सेमिनार लगा करके, उनके पालकों को समझाइश दे करके, और आज तो पोलियो का टीका लगने लगा है, तो ये बीमारी भी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, पहले तो बहुत थी। तो गलत है, तो ऐसे अलग। और दूसरी बात, अलग एजुकेशन भी नहीं होनी चाहिए इनके लिए। जो गवर्नमेंट कहती है ना विकलांगों का एक अलग स्कूल होना है, सबके साथ पढ़ाई है। देखो मानसिक रूप से विकलांग है और ये डीप डम्ब है तो फिर प्रॉब्लम है, बाकी जैसे ऑर्थोपेडिकली है सबके साथ पढ़ाई। मैं तो सबके साथ पढ़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। टोटल में तो विकलांगता तो कहीं आड़े आती नहीं है। और जो समझते हैं तो उनके लिए प्रसार माध्यम, और मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया आप लोगों से भी कि इसके लिए थोड़ा जागृति लाओ। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है और मेरी सेवाओं की आवश्यकता है तो मैं भी आपके साथ जाकर के कहीं 2 शब्द बोल करके उनका मोटिवेशन करके और उनको बढ़ावा दे सकता हूँ। बाकी विकलांगता कहीं आड़े नहीं आती है। अब ये मैंने आपको एक लाइन पहले भी बता दी, वही लाइन है कि इनके अंदर हीन भावना पैदा कर दी जाती है व्यवहार के द्वारा, जिसको वो नहीं कह पाते। जैसे आप मुझसे कह जाओ सर
हमें ऊपर जाना है, आप तो जा नहीं पाओगे। फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चल रहा हूँ, नहीं है ना, मैं सोचूंगा हाँ ठीक है मैं जा नहीं सकता, लेकिन आपको नहीं सर आप चलो, वो बात अलग है, मैं आपसे मना कर दूं कि नहीं 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 आप अरे सर चल सकते हो, चल सकते हो, ऐसा नहीं। तो केवल केवल एक ही बात है कि इनके अंदर इनके प्रति व्यवहार सोसाइटी का, इनके पेरेंट्स का, इनकी फैमिली का, रिलेटिव्स का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो किसी भी तरह, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तब तो कोई, हमारे मामा के पास कार थी, उन्होंने मेरे मामा की कार मंगाई और हमसे मेरी माता जी से बोले चलो वृंदावन, फिरोजाबाद, आगरा, और मुझे गाड़ी में बिठा कर, क्योंकि भाई वगैरह तो हमारे चले जाते थे तो वो हमें घुमाने ले जाते थे 6 महीने बाद, चाहे 7 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी न कभी हमें घुमाने। कभी कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो अपनी लाइफ में भाई आज तक नहीं सोचा, पता नहीं कैसा क्या है। मुझसे मेरे फ्रेंड्स भी पूछते थे कि यार मुन्ना तुम कभी सोचते नहीं हो इसके बारे में? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आता कभी भी यार। वो उसी की देन है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो इस स्टेज पे हूँ, नहीं तो यार कभी भी दिमाग में आ सकती थी ये बात, क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आती यार कभी भी। मेरी अच्छी बढ़िया शादी हुई, समय से शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा डॉक्टरी कंप्लीट किया हुआ है, बच्ची मेरी एमएससी फाइनल केमिस्ट्री में पढ़ रही है, तीसरा बच्चा वो बीएससी में पढ़ रहा है। तो मुझे तो कहीं कुछ लगता नहीं है, मैं तो बिल्कुल समान हूँ, जैसे आप हैं जैसे मैं हूँ, कोई तुमको नहीं लगता है, कतई नहीं लगता। कलेक्टर साहब मुझे बुलाते हैं कि ये काम, बिल्कुल तत्काल में। तो आज भी मुझे शिक्षा अधिकारी का काम देंगे बखूबी 10 मिनट लगेंगे जो उनमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं मना नहीं करता कभी किसी कार्य के लिए, क्योंकि मना कर देंगे तो वो कारण लेंगे ना हम कि हम इसलिए नहीं कर सकते, हम इस चीज को तो कभी आड़े आने नहीं देंगे भाई, वो समझे तो समझे प्रशासन, बाकी मैं तो नहीं आने दूंगा। आप इतने तनावपूर्ण माहौल में अपनी मुस्कान को कैसे कायम रख पाते हैं? देखिए मुस्कान कायम रखने का तो देखिए हमारा जो जॉब है शुरू से टीचिंग का है, ठीक है। टीचिंग के जॉब में आदमी कुछ टीचर अगर कुछ तनाव में भी हो, बार बार एक टेंशन हो सकता है, लेकिन उसको इतना नाटक करना आना चाहिए कि वो अपनी क्लास में जाने से पहले अपनी झूठी मुस्कुराहट सच्ची मुस्कुराहट में बदले, क्योंकि उसका असर सीधा सीधा मेरी क्लास पे जाएगा और स्टूडेंट भी समझ जाएंगे कि सर का आज मूड खराब है तो मेरा वो टॉपिक है वो पूरा खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, एक तो बात ये है कि ये करना चाहिए, बाकी तनाव, जब आदमी बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी है तो हर समस्या का सॉल्यूशन है। तनाव भी क्या है, ईश्वरी देन है। देखो जब जिसको जो होना है, जिस तरह की परेशानियां आएंगी, और जो निर्णय 2 मिनट सोचते हैं अपन कि भाई ये समस्या आई है, 2 मिनट माइंड तनाव आएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन है तो हम निकल ही आएगा, नहीं है तो ईश्वर पे छोड़ देते हैं हम, जो भगवान करेगा वो अच्छा होगा। जो निर्णय हम नहीं ले सकते उसके बारे में रात्रि क्यों खराब करें, हम क्यों टेंशन में रहें? अरे भगवान को जो करना होगा भाई उसको स्वीकार है, वो जो करेगा वही करेगा। तो मैं इस विचारधारा का हूँ और मैं कभी ये कोशिश करता हूँ कि टेंशन तो देखो हर आदमी को होता है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं होता है, मुझे भी होता होगा, पारिवारिक समस्या हो सकती है, ऑफिशियल हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि नहीं आए, और ना मैं किसी को टेंशन देना पसंद करता हूँ। और ज्यादातर टेंशन उन्हीं लोगों को होते हैं जो दूसरों को टेंशन देते हैं। मैं कभी किसी को, ना तो मैं अपने शिक्षक को, ना अपने विद्यार्थी को, मेरे पास कोई शिक्षक आता है ना गर्ल्स स्कूल में, मेरी कलम यूं खुली रहती है पहले किसी काम की, मुझे पता है कि एप्लीकेशन है, वो बात है मैं एप्लीकेशन स्वीकृत करते समय उनसे बात करता रहूं, ये एक मेरा आदत है। क्या कर रहे हो, क्या स्कूल चल रहा है, क्यों ले रहे हो छुट्टी? बाकी मैं सोचता हूँ छुट्टी की आवश्यकता है, ये इस वजह से मेरे पास आए हैं, या कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, तो मैं तनाव में कभी नहीं आता, और ना मैं तनाव में किसी को छोड़ता हूँ कि ये तनाव में रहे। बढ़िया मस्त रहना चाहिए आदमी को, और जीवन में बड़ी अच्छी कार्य करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है इंसान की, जो दायित्व मिले हैं तनाव रहित रह करके पूर्ण करो तो आनंद ही अलग है। आप बताइए कक्षा में कोई टीचर तनाव लेके जाएगा तो क्या टॉपिक उसका पूरा होगा, क्या बच्चे होंगे उसका शिकार, उसके बच्चे होंगे जो 50 स्टूडेंट बैठे हुए, सारी गुस्सा उन पर निकालेगा वो अपने। तो कोशिश ये करनी चाहिए, ज्यादा ही तनाव है तो आप उस दिन ऑफिस मत जाओ यार, मतलब मैं तो इस बात को मानता हूँ कि कोई ना कोई उसका शिकार होगा। आप अपने आप को नॉर्मल कर लो तो जाइएगा पब्लिक के सामने, तभी जाएंगे यार। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।